गुड मॉर्निंग। ज्ञानदूत 2.0 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में भी हम पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन किन में दिखाई देता है, यानी उनके जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। कुछ एप्लीकेशंस हमने डिस्कस करी थी, जैसे स्प्रिंग के अंदर सरल आवर्त गति होती है, सिंपल पेंडुलम के अंदर भी सरल आवर्त गति होती है, एक पिंड लोलक में की जो गति है वह भी सरल आवर्त होती है। इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम और इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं सरल आवर्त गति के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित टाइम पीरियड का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो है मरोड़ी दोलक, यानी टॉर्शनल पेंडुलम। अब टॉर्शनल पेंडुलम हम किसको कहते हैं कि यदि अगर किसी लंबे पतले तार को एक किसी क्लैंप से, मतलब दृढ़ आधार से हम उसको लटका दें और उसके नीचे की तरफ कोई गोला या चकती लटका दें, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो हमारा मरोड़ी दोलक कहलाता है, टॉर्शनल पेंडुलम कहलाता है। इसे आप चित्र में दिखाए अनुसार मान सकते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी मरोड़ डाल के, यानी इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम इसको छोड़ देते हैं, तो ये इस तरीके से दोलन करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे हम पार्क के अंदर लगे हुए झूलों को थोड़ा सा ऐंठन दे के छोड़ दें, तो वो आप जो ऐंठन है खुलने के बाद काफ़ी देर तक वो दोलन करता रहता है। यहाँ हम दो चीज़ें मानेंगे। एक तो माना तार जो हमने काम में लिया, यानी ये जो तार है, इस तार की ऐंठन दृढ़ता जो है प्रति एकांक ऐंठन कोण होती है, उसको हम C से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और हमने जब इसमें इस तार के अंदर ऐंठन दी है, वो मान लीजिए वो ऐंठन जो है वो थीटा कोण से मरोड़ने पर प्राप्त होती है। ऐंठन जो है वो ऐंठन कोण जो है वो थीटा है। तो हम इसके अंदर जब भी थीटा कोण से इसके अंदर मरोड़ या ट्विस्ट देते हैं, तो इसके अंदर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, जो उसको पुनः अपनी पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास करता है। और वो जो बल आघूर्ण है वो C इंटू थीटा के बराबर उत्पन्न होता है। अच्छा, इस मरोड़ी दोलक के अंदर मान लीजिए जो ये इसके घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो कैपिटल I द्वारा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पिंड के कोणीय त्वरण की गति के समीकरण हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे I ओमेगा होगा हमारा इसके अंदर, तो जो बल आघूर्ण होगा तो I d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया इसको, और वो किसके बराबर है? प्रत्यानयन बल आघूर्ण के। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण हमारा हो जाएगा -C थीटा, जहाँ C हमारी ऐंठन दृढ़ता है। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे को यह रूप प्राप्त हो जाएगा, d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस C बाई I थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये एक अवकल समीकरण है और इसको अगर हम देखें तो ये सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण के समतुल्य ही है। तो इसका आवर्त काल क्या होगा उसी प्रकार से निकाल सकते हैं जैसे हम सरल आवर्त गति का निकालते हैं, और ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट I बाई C। तो ये टॉर्शनल पेंडुलम भी एक की जो गति है वह भी सरल आवर्ती दोलन होती है, जहाँ उसका आवर्त काल कुछ इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अब हम एक नया अरेंजमेंट पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे द्वितंतु दोलन, बाइफिलर ऑसिलेशंस। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। मान लीजिए किसी भारी और एक समान छड़, अब वो छड़ भी हो सकती है, सिलेंडर भी हो सकती है, को एक समान ऊर्ध्वाधर लचीली एवं अप्रत्यास्थ समांतर धागों जो कि उसके गुरुत्व केंद्र से समान दूरी पर है की सहायता से क्षैतिज लटकाया जाए, तो इस व्यवस्था को द्वितंतु निलंबन कहते हैं, बाइफिलर सस्पेंशन कहते हैं।
अब इसका कैसा रूप है ये हम पहले चित्र में देख लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए हमने क्या करा है, ये एक रिजिड आधार है, उससे हमने क्या करा, दो धागे बांध दिए। दो धागों से हम या तो कोई छड़ ले लेते हैं या कोई सिलेंड्रिकल रॉड ले लेते हैं, उसको टांग देते हैं। और टांगने के बाद हम उसका जो वेट है वो यहाँ पर केंद्रित है, उसके गुरुत्व केंद्र से परे तो ऊर्ध्वाधर अक्ष है ये, और हम इसको क्या करते हैं, हल्का सा विस्थापित करके छोड़ देते हैं। तो इसके जो दोलन होंगे वो ये जो इस तरीके का जो सस्पेंशन है, छड़ को लटकाने का तरीका है, ये हमारा बायफिलर सस्पेंशन कहलाता है। तो इसके अंदर हमने क्या करा, क्षैतिज तल में इसे थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा, वह ऊर्ध्वाधर अक्ष से गुजरने वाले अक्ष के प्रति सरल आवर्त गति करता रहता है, और इसके दोलन को हम द्वितंतु दोलन या बायफिलर ऑसिलेशंस कहते हैं। यानी इसमें ऑसिलेशंस कैसे हो रहे हैं, ये छड़ लटकी हुई थी, हमने हल्का सा यहाँ से ऑसिलेट करा के छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेशंस कुछ इस प्रकार से होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, यानी इस एक्सिस के पॉइंट के इर्द गिर्द हो रहे हैं, क्षैतिज दिशा में ही हो रहे हैं, और इसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने के लिए हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं, वह हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए बी जो है वो हमारी एक समान छड़ है या सिलेंडर है। इस छड़ का द्रव्यमान m है, और O जो बिंदु है वहाँ ये इसका गुरुत्व केंद्र है, और प्रारंभ में उसकी जो ओरिजिनल स्थिति है वो ये वाली है। ठीक है, ये जो दिखाई गई है ये प्रारंभिक स्थिति है, और छड़ ए बी को PA और QB इन दो धागों से लटकाया गया है। दोनों धागों की जो लंबाई है वो बराबर है, L है, स्मॉल l, और दोनों के बीच की जो दूरी है बांधने की वो 2D के बराबर है, और दोनों ही पैरेलल स्थित हैं। अब हम इनको थीटा कोण से विस्थापित कर देते हैं। तो अब यदि छड़ को अल्प कोण से विस्थापित करें तो हम क्या करेंगे, A को A डैश B डैश से विस्थापित कर देते हैं। हम इसके अंदर एक चीज़ और देखेंगे कि जब इसको A B को थोड़ा सा थीटा कोण से विस्थापित करते हैं तो उस वक्त इसकी जो ये धागा है, धागा ऊर्ध्वाधर दिशा से फाई कोण बना लेता है, और धागे में जो तनाव है वो T ऊपर की ओर होगा। अगर हम इसके दो कंपोनेंट्स करें तो एक तो होगा T cos फाई और दूसरा होगा T sin फाई, जिनकी दिशा चित्र में दिखाए अनुसार होगी। तो ये T sin फाई जो है वह एक T sin फाई इस दिशा में और दूसरा T sin फाई इस दिशा में होगा। अगर हम देखें तो T sin फाई का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह अलग अलग है, दोनों बराबर हैं लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, और T cos फाई जो है वो दोनों ही समान दिशाओं में लग रहे हैं। इन चीज़ों को हम यहाँ पर गौर करेंगे टाइम पीरियड निकालते वक्त। हमने क्या करा, इसको थीटा कोण से विस्थापित करके हमने इसके दो कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व कर लिया। प्रत्येक धागे में तनाव जो है उसको हमने दो खंडों में विभक्त कर लिया, और जो हमने इसको एक और टेंशन को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम थीटा के फॉर्म में हम देखें तो ये जो होगा वो T sin थीटा के फॉर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। यानी क्षैतिज दिशा में T sin थीटा वह घटक होगा जो A डैश और B डैश के अनुदिश लग रहा होगा। अब दोनों जो ऊर्ध्व घटक है वह छड़ के भार को संतुलित करते हैं, इसलिए 2T cos फाई इज इक्वल्स टू mg लिखा जाएगा, या T cos फाई बराबर mg/2। यदि फाई का मान बहुत छोटा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos फाई का जो मान है वो 1 के बराबर होगा। तो cos फाई का मान अगर 1 के बराबर होगा तो T बराबर mg/2 हो जाता है।
अब टी साइन फाई जो है वो ए डैश और बी डैश बिंदुओं पर कार्यरत है, दोनों एक दूसरे के बराबर है और विपरीत है और समानांतर है, तो ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया था, ये दोनों का मान बराबर है लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग होने के कारण ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, जिसके कारण एक बल ये जो छड़ है ये घूमने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो ये इसको घुमाने का, रोटेट करने का प्रयास करते हैं और यही बल युग्म जो है छड़ को प्रारंभिक अवस्था में लाता है। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो होगा उसको हम बाय फॉर्मूला लिख सकते हैं टी साइन फाई इंटू 2d। 2d उन दोनों के बीच में निश्चित दूरी है। साइन फाई की जगह हम फाई लिख सकते हैं क्योंकि फाई का मान बहुत ही अल्प है। अब हम फाई का मान दो प्रकार से, यहाँ पर फाई का मान हम चित्र के हिसाब से निकालेंगे। चित्र में अगर हम देखें तो फाई का जो मान है वो यहाँ से निकल रहा है, ये फाई है हमारा। ठीक है, और फाई का मान या तो ए डैश से निकल सकता है या बी डैश की सहायता से निकाला जा सकता है। इसकी सरलता के लिए हमने यहाँ पे इस डायग्राम को इस जगह पर ऐसे बना लिया है। अगर हम इसके अंदर देखें तो फाई जो है वो कुछ टी कॉस फाई हमारा बी डैश के फॉर्म में है यहाँ पे, और फाई जो है वो बी डैश अपॉन एल के द्वारा दिया जा रहा है। ये देख लीजिए, इसके अंदर फाई जो है वो एल ये है और बी डैश हमारा ये है, तो फाई का मान हम यहाँ पर फाई है उससे हम निकाल सकते हैं। तो ये बी डैश अपॉन एल की सहायता से फाई को ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से हम थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। थीटा हमारा बी डैश और ओ, बी डैश और ओ, इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है वो थीटा है, उसकी सहायता से हमने निकाला है। बी डैश अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओ बी डिस्टेंस डी के बराबर है, उससे हम बी डैश का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो बी डैश का मान थीटा इंटू डी हो गया। इस मान को हम फाई के अंदर रख देते हैं, तो फाई के अंदर रखने से थीटा डॉट डी अपॉन एल फाई का मान निकल जाता है। इस फाई का मान हम ऊपर वाले बल आघूर्ण, ये जो आघूर्ण वाला जो फॉर्मूला है इसमें रख देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको mg d² अपॉन एल इंटू थीटा प्राप्त हो गया। ये बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म है। अब प्रत्यानयन बल युग्म को हम आई अल्फा से डिफाइन करते हैं, तो आई अल्फा हमारा हो जाएगा आई इंटू d² थीटा अपॉन dt²। अब ये प्रत्यानयन बल युग्म का मान mg d² अपॉन एल इंटू थीटा है, दोनों को बराबर रख देते हैं। और अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे को कुछ d² थीटा अपॉन dt² बराबर माइनस mg d² अपॉन आई एल इंटू थीटा के बराबर प्राप्त होते हैं। सपोज करो हम इसका मान म्यू स्क्वायर रख देते हैं, तो आपकी जो सरल आवर्त गति की समीकरण है वो कोणीय सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण प्राप्त होती है। यहाँ पे ये म्यू स्क्वायर जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ओमेगा स्क्वायर है। तो इस आधार पर अगर हम कह सकते हैं कि ये जो गति हो रही है ये एक सरल आवर्त गति है और गति का जो आवर्त काल है वो t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा से दी जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई बाय म्यू के द्वारा। तो 2 पाई म्यू का जो फॉर्म है वो अंडर रूट ऑफ mg d² इंटू अपॉन आई एल। ठीक है, और इसको रीअरेंज करें तो टाइम पीरियड आपका निकल जाता है। तो टाइम पीरियड को हम कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट आई एल अपॉन mg d² की सहायता से टाइम पीरियड ज्ञात करा जा सकता है। ये हमारा बाईफाइलर सस्पेंशन का है। इसके अंदर आई का जो फॉर्म है वो m अपॉन m के स्क्वायर अगर रखें तो हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्म है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि टाइम पीरियड किसी भी बाईफाइलर सस्पेंशन का इस फॉर्मूले द्वारा निकाला जा सकता है और इसकी जो गति होती है वह सरल आवर्त गति ही होती है। एक और एग्जाम्पल हम करते हैं
वो है हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर। देखिए अभी तक हमने जितने भी सरल आवर्त गति के एग्जाम्पल पढ़े वो सभी मैकेनिकल हैं। तो एक बार को ऐसे लगने लगता है कि क्या केवल मैकेनिकल थिंग्स में ही सरल आवर्त गति होती है, ऐसा नहीं होता। वायु के अंदर भी सरल आवर्त गति हो सकती है। उसके लिए जो अध्ययन करने के लिए हमने जो डिवाइस यूज़ किया है उसे हम हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर या हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक कहते हैं। यदि किसी सम्मिश्र ध्वनि में यानी मिक्स कोई कॉम्प्लेक्स साउंड है, उसमें दो स्वरों की आवृत्तियों का अंतर अत्यल्प होता है, तो उनमें जो क्षीण सन्नादी उपस्थित हो तो हम कोनों में उनमें भेद नहीं कर पाते। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कई बार जो म्यूजिशियन है वो म्यूजिकल स्केल को सुनने के लिए पर्टिकुलरली हेडफोन्स वगैरह लगाते हैं, जिससे उनको क्लियरली दो आवृत्तियों के बीच में क्या अंतर है वो सुनाई देता है। तो इस प्रकार की जो कॉम्प्लेक्स साउंड है उसके अंदर उपस्थित आवृत्तियों का पता लगाने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर का उपयोग किया जाता है, जो अन्य स्वरों को छोड़ते हुए स्वाभाविक आवृत्ति के निकट की स्वर आवृत्तियों का अभिग्रहण करके किसी विशिष्ट कंपन के लिए तीक्ष्ण अनुनाद प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स साउंड को डालें तो वो एक जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उसके आसपास की जो आवृत्तियाँ केवल उन्हीं का ग्रहण करता है, और उनमें भी एक स्पेशल एक केस के लिए एक स्पेशल विशिष्ट कंपन के लिए या स्पेसिफिक वाइब्रेशन के लिए ही एक रेजोनेंस प्रोड्यूस करता है। और इस प्रकार से यह उन स्वरों या ध्वनियों के रेजोनेंस की सहायता से पहचान करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर के अंदर जो साउंड वेव्स बनती हैं उनमें भी क्या सरल आवर्त गति होती है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया वो एक हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर है, जो कांच या अथवा धातु का बना हुआ एक खोखला या गोलाकार या बेलनाकार आकृति का बल्ब होता है। इसमें यह क्यू जो है वो गोलाकार आकृति का बल्ब है। एक तरफ तो इसके अंदर दोनों तरफ नेक्स बनी हुई हैं। दोनों ग्रीवाओं में से एक जो नेक है वह अपेक्षाकृत लंबी और चौड़ी है, जिसको हम बी नाम देते हैं, जहाँ से हम साउंड जो कॉम्प्लेक्स साउंड है उसको एंटर कराते हैं। और इसकी जो लेंथ है ट्यूब की वो एल है। ठीक है, ये रिसेप्शन के लिए होती है। और दूसरी जो ट्यूब है वह पतली और छोटी होती है, जिसको हमने सी नाम दिया है। और ये जो वेव्स हैं उनको पहचान के लिए कान लगाने के लिए होती है, जहाँ पर तो हम जो साउंड वेव देना चाहते हैं जिसका एनालिसिस करना है उसको बी पर इंट्रोड्यूस करते हैं। और इस जैसे ही आप बी पर इंट्रोड्यूस करते हो तो इसके अंदर जो ऑलरेडी हवा भरी हुई है, नलिका और ग्रीवा के अंदर की जो वायु है वो कंपन करने लगती है, और आपत्ति ध्वनि के संपीड़न के कारण नलिका बी में क्या होता है, विस्थापन जो है वो अंदर की ओर होगा, तो अंदर की ओर होगा, और फिर उसके बाद प्रत्यानयन बल लगेगा जो इसको वापस बाहर की ओर धकेलेगा। तो हम वायु में जानते हैं संपीड़न और विरलन होंगे, तो यहाँ पर भी संपीड़न और विरलन होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ हमने मान लिया कि बी नलिका की लंबाई L है, काट क्षेत्र A है, और उसमें वायु का जो घनत्व है वो रो है। तो नलिका जो है उसमें जो द्रव्यमान है वो बाय फॉर्मूला AL रो होगा। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम हो गया A इंटू L और डेंसिटी रो है। अब इसके अंदर क्योंकि आपने सम्मिश्र ध्वनि डाली है तो ये तो पहले से इसका वॉल्यूम था, लेकिन संपीड़न के कारण नलिका वायु अंदर की ओर x विस्थापन होता है। तो इस कारण से जो विस्थापन होने के कारण उसके आयतन में कमी आती है, और वो कमी हो जाएगी dV बराबर A इंटू एक्स। जैसे ही इसके अंदर आयतन में कमी होगी तो स्वाभाविक है इसके दाब में वृद्धि होगी। वह दाब में वृद्धि dP द्वारा दी जाती है। तो गैस के आयतन प्रत्यास्था की जो परिभाषा है प्रतिबल बटे आयतन विकृति, उससे dP अपॉन dV अपॉन V के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम E से परिभाषित करते हैं। अब हम यहाँ पे इनके मान रख लेते हैं। dP बराबर माइनस E dV बाय V।
अब dv जो है वो होगा a इंटू एक्स और v हमने पहले ही निकाल चुके हैं, उसका मान भी हम आगे रख देंगे। तो इस चेंज इन प्रेशर की सहायता से हम बल निकाल सकते हैं। बल होता है दाब इंटू क्षेत्रफल, प्रेशर इंटू एरिया, तो ए इंटू एरिया कर दिया। साथ ही साथ ये माइनस EAX अपॉन V इंटू ए हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब F को हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी फॉर्म में हम उसको लिख देते हैं। अगर आप देखें तो माइनस ये EA स्क्वायर अपॉन V को हम K लिख सकते हैं, तो K एक बल नियतांक की तरीके से इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम K लिखें तो ये इक्वेशन एक सरल आवर्त गति का रूप ले लेती है, और जहाँ पर जो ओमेगा 0 का जो मान है वो √K/m है। तो इससे हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। ये हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन का फॉर्म है ये सरल आवर्त गति का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर की जो ग्रीवा B है उसके अंदर जो कंपन है वो एक सरल आवर्त गति के कंपन है, और उनका आवर्त काल जो है 2π/ω0 द्वारा दिया जाता है, जहाँ ω0 का मान √m अपॉन EA स्क्वायर अपॉन V के रूप में दिया जाता है। इसको रीअरेंज करके इसका टाइम पीरियड 2π√mV अपॉन EA स्क्वायर के द्वारा के बराबर हो जाता है। तो ये टाइम पीरियड हम किसके लिए निकाल रहे हैं? साउंड वेव्स के निकाल रहे हैं, जब कोई कॉम्प्लेक्स साउंड बी के अंदर, बी नलिका के अंदर प्रविष्ट की जाती है। तो उसके अंदर जो हवा भरी हुई है उसमें जो कंपन होते हैं उनके आवर्त काल ये होता है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो हम उसकी आवृत्ति निकाल सकते हैं। इनको विभिन्न रूपों में लिखा जा सकता है, जैसे m को a अपॉन रो AL रो लिखा जाता है। अगर m का मान रख दे तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निम्न प्रकार से रूप ले लेते हैं, 7th और 8th इक्वेशन के जैसे। यहाँ हम एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करेंगे कि यहाँ पर हम जानते हैं ध्वनि में जो वेग होता है उसको हमने c से रिप्रेजेंट किया है, वो √E/ρ द्वारा दिया जाता है। तो E/ρ अगर हम मान E/ρ जहाँ भी लिखा है वहाँ c लिखे तो आपको नया फॉर्म मिल जाता है समीकरण 9 और 10 के रूप में। तो इस प्रकार से A, L और V ये मान जो है ये हमारे हाथ में ही है, क्योंकि A, L, V जो है वो जो आपकी हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर के अंदर जो B जो नेक है, ग्रीवा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लंबाई और आयतन है। तो इनके बदल के हम विभिन्न प्रकार के हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर बना सकते हैं, और इसके अंदर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, जो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, उसी का रेजोनेंस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, और उनके स्वरों का विश्लेषण हम भली प्रकार से कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट रहता है साउंड जो म्यूजिशियंस है उनके लिए। अब एक और डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को हम ऑब्जर्व करेंगे कि मान लीजिए अगर कोई एक मैग्नेट है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया है, और उसको यदि थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक चुंबक ले ली है NS, जिसकी चुंबकीय आघूर्ण जो है वो कैपिटल M है, और उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र, जो समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता H है, उसके अंदर क्षैतिज तल में किसी धागे से लटका दिया है। अब उसको साम्यावस्था से थोड़ा सा विस्थापित थीटा कोण से विस्थापित करते हैं। तो जैसे ही थीटा कोण से विस्थापित करेंगे तो ये जो चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में अलाइन होने का कोशिश करती है। तो यानी इसके ऊपर दो बराबर और विपरीत बल लगते हैं M × H। ये दोनों ही बलों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण एक प्रत्यानयन बल युग्म का निर्माण करते हैं, और ये प्रत्यानयन बल युग्म जो है वो इस चुंबक को H के पैरेलल अलाइन होने में मदद करता है। तो हमारा जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वो होता है बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल तो हो गया M × H, और इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो हमारी हो गई 2L sin थीटा। तो हम इसके अंदर MH × 2L sin थीटा लिखेंगे, और M × 2L जो है यहाँ पर 2 आना चाहिए था, यहाँ लिख रह गया है
2l sin थीटा, और यहाँ 2l इंटू m, ये हमारा क्या होता है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C बराबर mh sin थीटा हो जाता है। अब ये आपको जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो बल युग्म है ये चुंबक को क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयत्न करता है, लेकिन जैसे ही चुंबक क्षेत्र की दिशा में आता है तो साम्यावस्था में एकदम स्थिर नहीं हो पाता और आगे निकल जाता है। जड़त्व आघूर्ण के कारण आगे निकल जाता है और फिर वो वापस उसको लौटा के वापस समानांतर लाने का प्रयास करता है और उस चक्कर में सरल आवर्ती दोलन होने लगते हैं। तो इसको अगर हम इसके जो दोलन हैं उनको अगर रिप्रेजेंट करें तो इसमें जो बल आघूर्ण है टो, वो I इंटू एल्फा होता है, या I d स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। तो I d स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर होगा, जो कि प्रत्यानयन बल युग्म है, वो mh sin थीटा द्वारा दिया जाता है। तो दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे को पुनः एक सरल आवर्त गति की कोणीय सरल आवर्त गति के समीकरण प्राप्त होती है, जहाँ पर ओमेगा 0 स्क्वायर का जो मान है वो mh अपॉन I के बराबर है। तो हम mh अपॉन I के बराबर रखें तो हमारी ये जो देख सकते हैं कि चुंबक जो है वो एक कोणीय सरल आवर्त गति करती है, क्योंकि उसका जो फॉर्म है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mh के बराबर होता है। यहाँ I जो है जड़त्व आघूर्ण है, छड़ चुंबक है, इसलिए I का मान m डैश a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 12 के बराबर होता है। अगर बेलनाकार चुंबक होती तो ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस r स्क्वायर बाय 4 के बराबर होती। उसी प्रकार से इनको रख के हम टाइम पीरियड का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है इसके लिए एक प्रैक्टिकल एपरेटस हमारी लैब्स में मौजूद है, जिसको हम कहते हैं कंपन चुंबकत्व मापी, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ये चुंबक के कंपन के सिद्धांत पर ही आधारित होता है, वही सरल आवर्त गति के सिद्धांत पर आधारित होता है, और इनकी सहायता से चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करने के लिए ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर काफ़ी काम में आता है, जिसको हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं लैब में। एक और हम एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे, हमने विभिन्न प्रकार के करे। अब इसके अंदर हम एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का कर रहे हैं। हमने हालांकि स्प्रिंग का दोलन का हमने पहले अध्ययन कर लिया है, लेकिन यहाँ हम अब एक अलग चीज़ कर रहे हैं। हमने एक ही स्प्रिंग ली है, उसके दोनों सिरों पर एक एक द्रव्यमान m1 और m2 लगा दिया, और हम या तो स्प्रिंग को दोनों तरफ से पकड़ के खींच के दूर खींच ले, मतलब m1 m2 को दूर खींच दे, या उन दोनों को नज़दीक लेके आए, या हम एक साथ ही उनको खींच के छोड़ देते हैं। तो विस्थापित करके छोड़ने पर उसमें जो m1 में जो विस्थापन है वो x1 है, और m2 में जो विस्थापन है वो x2 है, और x2 जो है वो x1 से बड़ा है। तो स्प्रिंग की जो लंबाई में वृद्धि होगी वो x2 माइनस x1 होगी। अगर हम इसको अध्ययन करें तो स्प्रिंग में जो तनाव है वो F बराबर K x2 माइनस x1 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब हम इसके अंदर दोनों द्रव्यमानों के कारण गति का समीकरण लिखेंगे। तो पहले m2 के गति का समीकरण हो जाएगा m1 d स्क्वायर x1 अपॉन डी, ये m2 नहीं m1 वाला गति का समीकरण जो है वो हो जाएगा m1 d स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर k x1 माइनस x2 ही लिखेंगे, माइनस साइन है इसलिए x2 माइनस x1 लिख दिया। इसी प्रकार से m2 के गति का समीकरण हो जाएगा m2 d स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस k x2 माइनस x1। दोनों समीकरणों में पहली वाली में m2 से गुणा करें, दूसरी वाली में m1 से गुणा करके दोनों को घटा देते हैं, और घटाने के बाद हमें कुछ ये रूप प्राप्त हो जाता है। इसमें हम ये मान लेते हैं कि x2 माइनस x1 x के बराबर है। तो x के बराबर होने से आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हम पाते हैं कि ये भी एक सरल आवर्त गति समीकरण है, लेकिन इसमें द्रव्यमान की जगह m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का फॉर्म आ गया।
ये हम जाते हैं, ये द्विकण गति की समीकरण की समस्या, एक कण गति में अगर बदलना चाहें तो हम द्रव्यमान को उसके समानीत द्रव्यमान से बदल देते हैं, और समानीत द्रव्यमान म्यू जो होता है वो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होता है। वही चीज़ हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, और हमारी जो अब इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी वो हो जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर के बाय म्यू इंटू एक्स। ये भी एक सरल आवर्त गति समीकरण के समान ही है, तो इस कारण से हमारा जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के बराबर प्राप्त होगा। तो ये इस तरीके के अगर एक स्प्रिंग के दोनों सिरों पर द्रव्यमान लगा के उन्हें भी दोलन कराया जाए तो वह भी एक सरल आवर्ती गति करना शुरू करते हैं, जिनका टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो इस चैप्टर में हमने सरल आवर्त गति क्या है, उसकी गति की समीकरण, त्वरण का समीकरण, वेग का समीकरण इत्यादि पढ़े, और विभिन्न प्रकार के उसके उदाहरणों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त करी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसके अंदर अध्यारोपण पढ़ेंगे। सरल आवर्त गति का जब अध्यारोपण होता है तो क्या होगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।